Good morning, class. Good morning, ma'am. मॉर्निंग मैम। Morning, जी. Class, send your attendance in chat box. Okay, class. In our last lecture, हम लोगों ने सेल्फ कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था. उसके बाद हमने पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, कैसी बनानी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसके कुछ ट्रेट्स पढ़े थे. फिर हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस पढ़ी थी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होती है, कौन कौन सी इंटेलिजेंस थी उसमें. ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी. अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आज मैनेजिंग सेल्फ एट फिजिकल लेवल. अब फिजिकल मैनेजिंग सेल्फ में डिफरेंट लेवल्स डिफाइन किए हुए हैं इन्होंने. फर्स्ट लेवल है फिजिकल लेवल, सेकंड है इंटेलेक्चुअल लेवल, एंड थर्ड इज साइकोलॉजिकल लेवल. तो ये 3 लेवल्स पे डिफरेंट चैप्टर्स बनाए हुए हैं इन्होंने. एक ही टॉपिक के अंदर है, मैनेजिंग सेल्फ के अंदर ही. अब फिजिकल लेवल पे अगर बात करें तो फिजिकल लेवल आएगा हमारी बॉडी के साथ रिलेटेड. फिजिकली हमने अपने आप को कैसे मैनेज करना है, वो आएगा हमारा इसमें मैनेजिंग सेल्फ एट फिजिकल लेवल में. अ, अगर मैनेजिंग सेल्फ की बात करें तो इसका मतलब ये है कि हमने मैनेज करना है अपने आप को इन ऑल द सिचुएशंस. एंड अगर फिजिकल लेवल की बात करेंगे तो हमें फिजिकली अपने आप को मैनेज कैसे करना है, लाइक हेल्थ के साथ रिलेटेड हाइजीन. जो टर्म्स इन्होंने यहाँ पे बताई हैं, पर्सनल ग्रूमिंग आएगी इसमें, हेल्थ आएगी, हाइजीन आएगी एंड टाइम मैनेजमेंट. ये चारों चीजें जो है जो वो हमारी फिजिकल लेवल पे हमें अपने आप को मैनेज करने के लिए इम्पोर्टेंट है. सो फर्स्ट है हमारा पर्सनल ग्रूमिंग. अब पर्सनल ग्रूमिंग में क्या आएगा, सबसे पहले तो हमें ग्रूमिंग का मतलब पता होना चाहिए. ग्रूमिंग का मतलब है क्लीनलीनेस रखना या फिर मेंटेन करना अपनी बॉडी को. ठीक है, क्लीन या मेंटेन करना अपनी बॉडी को, दैट इज नोन एज ग्रूमिंग. तो पर्सनल ग्रूमिंग में वही हम देखेंगे कि क्या क्या आएगा. बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है, बट फिर भी लिखने में आपको क्वेश्चन आ सकता है. इजीली क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन मैनेजिंग सेल्फ एट पर्सनल लेवल या फिजिकल लेवल. तो उस केस में आपको से सारी टर्म्स बतानी पड़ेंगी, इसमें क्या क्या आएगा वो भी बताना पड़ेगा. तो पर्सनल ग्रूमिंग में क्या है, इट इज अ टर्म फॉर हाउ पीपल टेक केयर ऑफ देयर बॉडी एंड अपीयरेंस. लोग अपनी बॉडी और अपनी अपीयरेंस की कैसे टेक केयर करते हैं, वो सारा कुछ हम पर्सनल ग्रूमिंग में करेंगे. देन पर्सनल ग्रूमिंग में क्लीनलीनेस आएगी, हमारी सेल्फ केयर आएगी. उसके बाद ये इसमें सिर्फ यही नहीं आएगा कि आप कैसे लोग आपको देखते हैं, बट इट विल आल्सो कंटेन कि आप खुद को कैसे देखते हो. ठीक है, तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स आ सकते हैं. पहले तो रीजंस हम देखते हैं, क्या क्या रीजंस है पर्सनल ग्रूमिंग के, हमें क्यों करनी चाहिए पर्सनल ग्रूमिंग. तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये टर्म तो आपने सुनी होगी. एंड पर वो जो इम्प्रेशन होता है ना, जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है, सबसे पहले उसमें हम पर्सनल ग्रूमिंग देखते हैं, सामने वाला पर्सन दिखता कैसा है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में कोई न्यू पर्सन आता है तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि हाँ उसकी लुक कैसी है. ठीक है, वो ठीक अच्छे से उसने अपने आप को मैनेज करके रखा हुआ है. मैनेज मतलब अपने आप को अच्छे से उसने प्रेजेंट किया है, वो सारी चीजें हम देखोगे. तो वो सारी चीजें जो होंगी वो हमारी पर्सनल ग्रूमिंग में आएंगी. ठीक है, तो उसकी अब इम्पोर्टेंस, इसमें क्या क्या हम टर्म्स आएंगी हमारी पर्सनल ग्रूमिंग में. फर्स्ट है हमारे हेयर. हमारे हेयर कैसे होने चाहिए, हमारे हेयर छोटे होने चाहिए, हेयर कट्स होने चाहिए छोटे छोटे. फ्रीक्वेंटली शैम्पू एंड कंडीशनर यूज किया होना चाहिए हेयर पे. देन नेल्स की अगर बात करें, हर एक बॉडी के पार्ट के लिए पर्सनल ग्रूमिंग हमने पढ़नी है.
देन नेल्स की अगर बात करें तो फिंगर नेल और टू नेल्स, तो सब दोनों चीजों के हमारे जो नेल्स होंगे, पैरों के भी हाथों के भी, क्लीन भी होने चाहिए और ट्रिम भी होने चाहिए। अगर आपके नेल्स काफी बड़े बड़े हैं तो वो आपके पर्सनैलिटी पे बैड इम्पैक्ट डालते हैं। देन स्किन कैसी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि स्किन पे बेसिकली वो गंदी हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मॉइस्चराइजर आपने अगर नहीं यूज किया तो स्किन पे ड्राइनेस शो हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंटली बॉडी वॉशेस एंड मॉइस्चराइजर यूज करने, ये सारा कुछ उसमें आएगा। देन क्लोथ्स कैसे पहनने हैं, क्लोथ्स अच्छे से प्रेस किए होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए। अगर आपने अच्छे क्लोथ्स पहने हैं तो वो आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी हेल्प करते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कपड़े वो पहनने चाहिए जो हमारी पर्सनैलिटी को सूट करे। ऐसा ना हो कि हम किसी को देख के इम्प्रेस होके वैसे कपड़े पहनने स्टार्ट कर दें। जो हम पे सूट करते हैं हमने वो पहनने हैं। देन टीथ टीथ साफ सुथरे होने चाहिए, ये हमने छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हेल्थ कैसी होनी चाहिए। अब आगे लास्ट पार्ट हेल्थ। हेल्थ में यहाँ पे आएगा पर्सनल हाइजीन, की हमारी इंटरनल बॉडी जो है वो हेल्दी है या नहीं है। उसके लिए हमें फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, तीनों चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे इन्होंने एक कोट दिया है बाय बुद्धा, दैट टू कीप द बॉडी इन ए गुड हेल्थ इज द ड्यूटी। बॉडी को गुड हेल्थ में रखना ये हमारी ड्यूटी है। Otherwise, we shall not be able to keep our mind stronger and clear. अगर हमें अपना माइंड स्ट्रोंग एंड क्लियर रखना है तो उसके लिए हमें अपनी ड्यूटी, जो ड्यूटी क्या है, गुड हेल्थ रखना। गुड हेल्थ के लिए हमारी बॉडी को साफ सुथरा रखना, ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी ताकि हमारा माइंड अच्छा रहे, ठीक रहे। देन आती है हमारी फिजिकल हेल्थ। अब इसमें ठीक है, क्योंकि इन्होंने बताया था फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग के लिए हमारी हेल्थ चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिजिकल हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। अब फिजिकल हेल्थ में क्या है कि अगर हम नॉर्मल हेल्थ की बात करें तो हमारी हेल्थ सिर्फ यही नहीं है कि अगर हम इल नहीं है तो हम ठीक है। हमारी हेल्थ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। अ, सिर्फ इलनेस के एब्सेंस को नहीं बताएगी हमारी हेल्थ। तो अगर फिजिकल लेवल की बात करें तो उसमें आएगी हमारी बॉडी की हेल्थ फर्स्ट थिंग। हमारी बॉडी ठीक है, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। एक्सरसाइजेस रेगुलरली करनी चाहिए, या फिर प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छा लेना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट करनी चाहिए फिजिकल रिकवरी के लिए। ये सारे फैक्टर्स इसमें आएंगे हमारी फिजिकल हेल्थ में। देन सोशल हेल्थ, ये कुछ फिजिकल हेल्थ को डिफाइन करने के लिए कुछ इन्होंने फैक्टर्स बताए हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमारी फिजिकल हेल्थ को। फर्स्ट है हमारी सोशल हेल्थ। तो सोशल हेल्थ में क्या आएगा, हम दूसरे पर्सन्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं जो हमारी सोसाइटी में है या हमारे आसपास रहते हैं, वो हमारी सोशल हेल्थ डिफाइन करती है। देन आते हैं हमारी मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ में हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आती है कि हमारा माइंड कितना डेवलप्ड है, एंड हमारी जो हमारा माइंड है वो इंटेलिजेंट है या नहीं है, हम अपने माइंड को एक्टिव रखते हैं या नहीं रखते, वो आएगा हमारी मेंटल हेल्थ में। देन इमोशनल हेल्थ, हमारे इमोशंस आएंगे, स्ट्रेस आएगा इसमें कि हम स्ट्रेस तो नहीं लेते किसी बात का, अगर स्ट्रेस लेते हो तो उसे कैसे कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। डायरेक्ट रिएक्शन नहीं देना किसी भी चीज को देख के, पहले सोचना समझना है उसके बाद रिएक्ट करना है। तो ये सारा कुछ इसमें आएगा। देन स्पिरिचुअल हेल्थ, इसमें हमारी कुछ स्पिरिचुअली हम डेवलपमेंट के लिए है, बेसिकली ये फेथ के साथ डील करती है। हर किसी को किसी ना किसी में फेथ होती है, तो उस केस में आप स्पिरिचुअल हेल्थ के साथ डील कर रहे हो। देन नेक्स्ट है मेंटेनिंग गुड मेंटल हेल्थ। तो इसमें क्या है, अगर हमें मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है तो उसके लिए हमें इमोशनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ तीनों पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि हम लोगों को कौन कौन से लोगों को मेंटल प्रॉब्लम होती है, बेसिकली मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम होती है, वो कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब कैसे पता चले कि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। उसमें क्या-क्या फैक्टर्स आएँगे। फर्स्ट फैक्टर है कि डेली हैबिट्स में चेंज आ गया। हम अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे, हम अच्छे से सो नहीं पा रहे, या स्मोक करने स्टार्ट कर रहे हैं लोग, या फिर ड्रिंकिंग हैबिट्स आ रही हैं। ये सारी अगर हैबिट्स आ रही हैं ना, तो इसका मतलब है सामने वाले पर्सन को मेंटल प्रॉब्लम है। बेसिकली वो मेंटल नहीं है। मेंटल प्रॉब्लम मीन्स उसके दिमाग पे कुछ बर्डन है, स्ट्रेस है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे ये मेंटल हेल्थ उस चीज़ को बता रहा है।
ठीक है। देन सेवर मूड स्विंग्स हो रहे हैं, 1 मिनट में हंस के बात कर रहा है, 2 मिनट में उसके साथ ही एकदम से गुस्सा आ गया, ठीक है, तो वो भी मेंटल प्रॉब्लम के साथ डील करता है। देन नेगेटिव थॉट्स होना, हमेशा डिप्रेशन में रहना कि नहीं जी मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता कभी, मुझे हमेशा मैं इस काम के लिए कैपेबल ही नहीं हूँ, ना ही मुझे अच्छे से कोई बुलाता है, ना ही मेरे साथ कोई रहता है, ऐसे ऐसे अगर आपके पास थॉट्स आते हैं अगर आपके माइंड में, तो वो हमारे नेगेटिव थॉट्स को डिफाइन करते हैं, तो उस केस में आपको भी मेंटल हेल्थ अपनी ठीक करने की जरूरत है। देन टेंडेंसी टू हर्ट योरसेल्फ, अपने आप को खुद ही हर्ट करना, लाइक कईयों को आदत होती है कि पंचिस मारते रहना, या फिर अपने आप को मतलब अपने आप को ही कुछ ना कुछ करते रहना, लाइक छोटे छोटे वार्म्स करने, तो वो भी मेंटल प्रॉब्लम के बीच में ही आएगा। देन अनएबल टू फोकस और गेट थिंग्स डन, किसी भी काम को कर ही नहीं पाना, ना ही उस पर फोकस कर पाना। फोकस तब नहीं होता जब हमारा माइंड जो है वो स्टेबल नहीं होता है, अगर माइंड स्टेबल नहीं है तो हमें मेंटल प्रॉब्लम है कोई ना कोई, ठीक है। देन लो स्पिरिट्स, बॉडी एचेस एंड पेन्स होना, या फिर शावरिंग नो इंटरेस्ट और केयर टुवर्ड थिंग्स, एक्टिविटीज एंड पीपल अराउंड यू, आपके आसपास जो भी लोग हैं उनमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं होना, उनके साथ बात करने के में आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ना ही आपके आसपास जो चीजें हैं उनकी उनमें आप इंटरेस्टेड हो, ना ही आप किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, अकेले बैठे हो चुपचाप बस अपने आप में ही घूमते रहते हो, तो वो भी आपकी बैड मेंटल हेल्थ बताता है। तो अगर इनमें से कोई भी फैक्टर है किसी में, तो उस केस में उसे अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कुछ मेथड्स बताए इन्होंने कि क्या क्या मेथड्स आप यूज कर सकते हो अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए। इसमें आएंगे हमारा कीप स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद पीपल अराउंड यू, अपने आसपास जो लोग हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन बिल्डअप करो, उनके साथ अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करो, अपने इमोशंस शेयर करो, ताकि आप अगर आप शेयर करते हो अपने इमोशंस तो आपके भी दिमाग से कुछ बर्डन उतरता है और आपको फ्रेश फील होता है जब आप किसी के साथ कुछ शेयर कर लो, तो ये उसमें आएगा, उस फैक्टर में आएगा। देन इंडल्ज योरसेल्फ ए बिट, मतलब अपने आप को थोड़ा सा इंडल्ज रखो, मतलब अपने आप को बिजी रखो किसी ना किसी एक्टिविटी में, फिर चाहे वो कैसी भी हो, आपकी हॉबीज में आए, हॉबीज वाली कोई भी एक्टिविटी, जो भी आपकी हॉबी है वो काम कर लो, नहीं तो किसी और की हेल्प कर दो कोई काम करने में, ताकि आप बिजी रहो, खाली मत बैठो, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो, नहीं तो आपका माइंड फिर से नेगेटिव थॉट्स लेने स्टार्ट कर देगा। देन कीप लर्निंग, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो, ठीक है, उससे क्या होगा, हमें नई नई चीजों के बारे में पता चलेगा, हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी बढ़ेगी किसी भी काम को करने की, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है उससे। देन स्ट्रेस को मैनेज करना, मैनेज करो अपने स्ट्रेस को, अगर स्ट्रेस होता है आपको किसी भी सिचुएशन में, तो उसको कैसे हैंडल करना है, कॉन्फिडेंस रख के, पॉजिटिव थॉट्स रख के, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके, देन अपनी जो भी आपकी नॉलेज है या एक्सपीरियंस है उसको यूज करो उस चीज को सोल्व करने के लिए, हर प्रॉब्लम को फेस करने के कैपेबल हो, ये सारी चीजें हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आएंगी। ये स्ट्रेस का टॉपिक हमें नेक्स्ट चैप्टर में भी है, तो उसमें हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे कि स्ट्रेस कैसे कैसे होता है, क्या क्या टाइप्स हैं इसकी, और कैसे कैसे इसे मैनेज कर सकते हैं स्ट्रेस को। देन लिव इन द मोमेंट, मतलब प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर के बारे में सोच सोच के प्रेजेंट ना खराब करो, और ना ही पास्ट के बारे में रिग्रेट कर करके अपना प्रेजेंट खराब करो, ठीक है, प्रेजेंट को जियो, दैट इज लिव इन द मोमेंट। ये हमारे कुछ मेंटल हेल्थ के लिए फैक्टर्स थे। अब हमारा आ गया नेक्स्ट है हाइजीन। तो हाइजीन क्या होता है दक्ष? मुकेश? पूजा? प्रथम? सतबीर? हाँ जी मैम। हाँ जी प्रथम, हाइजीन क्या होता है बेटा? हाइजीन लिखा हुआ है, देख के बता दो, समझा ही दो, देख के क्या लिखा है उसे पंजाबी में बता दो, हिंदी में बता दो, जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। मैं मतलब कि हमारी खुद की साफ सफाई कितनी है पर्सनल हाइजीन। हाँ,
और क्या आएगा, क्या मैं क्या मतलब लिखा है? प्रॉपर फूड वगैरह खा रहे हैं, हम प्रॉपर डाइट ले रहे हैं जो हमें डिजीज वगैरह से मतलब जाए। उसके बाद हम्म, ठीक है ठीक है। बोलते बोलते बंद कर दिया माइक। हाँ सक्षम हाँ जी बताओ मैम। बेटा, अब बता दोबारा। मैम कि मतलब हमारी प्रॉपर डाइट है, अगर प्रॉपर डाइट होगी तो मतलब जितना हमें मतलब ये डिजीज वगैरह नहीं होंगे, मतलब जैसे कई जैसे जो जितना मतलब खाते हैं बाहर का, मतलब उन्हें हम्म। जल्दी मतलब थोड़ा बीमार हो जाते हैं वो, वही सब। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब हाइजीन की अगर डेफिनेशन बताएं तो ये है हमारे, रेफर्स टू द कंडीशंस एंड प्रैक्टिसेस दैट हेल्प टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज। मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस या कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस, मतलब ऐसे काम जिनको करके आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो, मतलब अच्छी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो, और डिसीजेस को स्प्रेड होने से, अपने पास आने से भी और दूसरों को स्प्रेड करने से भी बचा सकते हो। ठीक है। तो अगर हम अब करंट सिचुएशन को देखें कोविड की, तो उस केस में भी हाइजीन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम कोविड। ठीक है। तो नेक्स्ट, इसमें इन्होंने बताया कि मेडिकल हाइजीन जो है उसमें क्या आएगा, कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो हमारी प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ के साथ डील करती है, मतलब अपनी हेल्थ को बचाना, ठीक रखना, प्रिवेंट करना बाकियों को अपने अंदर डिसीजेस को स्प्रेड करने से, वो आएगा हमारी मेडिकल हेल्थ में या मेडिकल हाइजीन में। तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, स्टेरिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स होने चाहिए, देन हैंड हाइजीन करना, वाटर सैनिटाइजेशन, देन सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ये सारी चीजें हाइजीन में आएंगी। हाइजीन के दो टाइप्स हैं, पर्सनल हाइजीन एंड बॉडी हाइजीन। तो अगर पर्सनल हाइजीन की बात करें तो उसमें हमारी पर्सनल लाइफ, मतलब गुड अपने, सिर्फ अपने लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं, मतलब गुड हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो हमारे पर्सनल हाइजीन में आएगा। तो इसमें क्या आएगा कि हम कैसा फूड खा रहे हैं या कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स हमारे पर्सनल हाइजीन में आएंगे। बट अगर बॉडी हाइजीन की बात करें तो इसमें आएंगे हमारे, जो हमने पर्सनल ग्रूमिंग के जितने भी फैक्टर्स पढ़े थे, कि हमने बॉडी को कैसे ग्रूम्ड रखना है, उस उसमें सारे फैक्टर्स जो पढ़े थे वो सारे हमारे बॉडी हाइजीन में आएंगे। लाइक इन्होंने यहाँ पे बताया भी है कि वॉशिंग, देन हेयर विद सोप एंड क्लीनिंग करना, रनिंग वाटर को बचा के रखना, या फिर गुड बॉडी वॉशेस प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें हैं, ये हमारी बॉडी हाइजीन के लिए। पर्सनल में हमारी जो हम इनहेल करते हैं वो सारा कुछ आएगा। इनहेल हम एयर भी करते हैं, तो इसके लिए हमारे एनवायरनमेंट के साथ भी हमें डील करना पड़ेगा। हम इनहेल फूड करते, तो फूड के साथ भी डील करना पड़ेगा। हम थॉट्स भी इनहेल करते हैं बेसिकली दूसरों के, तो वो भी इसी में आएगा। हम दूसरों से बातें सुन के हमारे माइंड में बैठ जाती हैं, तो वो भी हमारी पर्सनल हाइजीन में है, क्योंकि वो भी हमारी गुड हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। ठीक है। अ, ये हमारा, यहाँ तक जो हमने पढ़ा है ये सारा हमारा फिजिकल लेवल के डिफरेंट फैक्टर्स थे। ठीक है। ये अगर तो फिजिकल लेवल के बारे में अगर पूछा जाए तो आप ये सारे फैक्टर्स को बता के टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी छोड़ सकते हो। बट टाइम मैनेजमेंट का टॉपिक एंड पर्सनल ग्रूमिंग का टॉपिक, ये दोनों टॉपिक अपने आप में खुद 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो इनको उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना। एक क्वेश्चन पर्सनल ग्रूमिंग का बन जाता है कि एक्सप्लेन पर्सनल ग्रूमिंग एट फिजिकल लेवल, 5 मार्क्स। ठीक है। तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना कि ये सारे फैक्टर्स बताने हैं, फिर ये एक आधा थॉट लिख दो, अगर नेट से कुछ मिलता है तो नेट से कोई थॉट कॉपी कर सकते हो। ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन ये बन गया, दूसरा क्वेश्चन हमारा टाइम मैनेजमेंट का टॉपिक बनता है, कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। ये अपने आप में ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से करना। एंड ये जो क्वेश्चंस है हाइजीन वाला और गुड हेल्थ वाला, ये दोनों टॉपिक्स जो है तभी लिखने हैं जब आपको फिजिकल लेवल डायरेक्टली पूछा जाए, कोई स्पेसिफिक फिजिकल लेवल ना बताया जाए। ठीक है। या फिर 1 1 मार्क्स में कई बार पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन करो अपने हाइजीन के बारे में, एक्सप्लेन करो गुड हेल्थ के बारे में, एक्सप्लेन करो मेंटल हेल्थ के बारे में। तो उस केस में आपको ये लिखने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट क्या होता है मुदित?
मैम टाइम को मैनेज करना कि राइट टाइम में राइट काम करना, जैसे शेड्यूल बना के, हाँ, टाइम टेबल बना के बोल सकते हो, राइट। टाइम टेबल बना के हमें दिन में इतने बजे उठना है, इतने बजे हाँ, सोना है। ठीक है, और ठीक है जी। यस रेंसी, टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ और बताओगे? यस मैम। मैम टाइम में जैसे अगर हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे या टाइम टेबल बनाएंगे, हमारा हम्म सारा काम टाइम के अकॉर्डिंग ही होगा। हम्म अगर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? तो मैम हम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। हाँ, ठीक है जी, ठीक है, कर लो म्यूट। अच्छा, अब टाइम मैनेजमेंट की बात अगर कर रहे हैं तो उन्होंने यहाँ पे एक थॉट लगाया है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। मतलब एक टाइम और एक टाइड, ये दो चीजें हैं जो किसी की भी वेट नहीं करती, चलते ही रहते हैं। ठीक है। तो हमें चलते रहना चाहिए इसके साथ साथ, क्योंकि ये नहीं रुकेंगे, हमें हमें ही चलना पड़ेगा। तो एक और चीज कि आई थिंक किसी ने एक और थॉट था कि टाइम जो है वो कभी भी वापस नहीं आता। ठीक है। तो एक बार निकल गया तो निकल गया। ठीक है। तो उस केस में अगर हमने टाइम मैनेज नहीं किया होगा, जो एक्चुअल टाइम था वो काम करने का, वो हमने निकाल दिया, तो फिर उसके बाद करने का कोई फायदा नहीं। आई थिंक एक किसी ने सुना होगा, पंजाबी में ये भी एक है ऐसा ही कि वेले दी नमाज ते को वेले दिया टकरा। किसी ने अगर सुना है तो ठीक है, उसका भी मीनिंग यही यस है मैम। कि अगर आपने टाइम पे काम नहीं किया तो गलत टाइम पे अगर वो काम करने की कोशिश करोगे तो फिर वो टकरा मारने वाला काम होता है बेसिकली। ठीक है। देन ਹੁਣ टाइम मैनेजमेंट है कि टाइम मैनेजमेंट refers to managing time effectively so that right time is allocated to the right activity। यही कि अगर टाइम मैनेजमेंट में हमने टाइम को मैनेज करना है ऐसे मेथड से, ताकि हम किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए राइट टाइम जो है एलोकेट किया है उसी टाइम पे करें। ऐसा ना हो कि जो काम सुबह होना चाहिए था वो हम रात को कर रहे हैं। एडवांस में कर दो तो अच्छा है, बट डिले नहीं करना। Then effective time management allows individual to assign specific time slots to activities as per their importance। मतलब अगर कोई पर्सन टाइम मैनेज कर रहा है, उसने टाइम मैनेजमेंट, उसके पास स्किल्स है, तो उस केस में वो क्या करेगा, वो हर एक्टिविटी को टाइम स्लॉट डिफाइन कर देगा कि मैंने इतने टाइम ये करना है, इतने टाइम ये करना है। तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करेगा। जैसे जब हम छोटे होते थे तो हमने टाइम डिफाइन किया होता था कि मैंने इतने से इतने खेलना ही खेलना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है। पढ़ने का टाइम नहीं हमने डिफाइन किया था कभी, बट हाँ खेलने का टाइम दिया था। बॉयज ने भी दिया होता था कि 4 से 6 हमने बैट बॉल खेलना है, क्रिकेट खेलनी है, या फिर फुटबॉल खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है, जो भी टाइमिंग होती है। ठीक है। तो हमने प्रॉपर टाइम स्लॉट डिफाइन किया था कि हमने खेलने का टाइम यही रखना है, बाकी टाइम चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है। तो वो भी आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल में ही आएगा। अब टाइम मैनेजमेंट रेफर्स टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम एज टाइम इज ऑलवेज लिमिटेड। जो भी टाइम आपको मिला है उसका बेस्ट यूज करो, क्योंकि टाइम हमारा लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड रिसोर्स है। अब टाइम मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा? फर्स्ट है हमारा इफेक्टिव प्लानिंग, अच्छे से प्लानिंग करना। सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, इनको हम साथ साथ में पढ़ते रहते हैं आगे आगे भी। ठीक है। सबसे पहले है हमारा इफेक्टिव प्लानिंग। इसमें क्या है, वी शुड प्लान अवर डे वेल इन एडवांस। हमें सुबह उठते पहले यही सोचना चाहिए कि मैंने अब कौन कौन से काम करने हैं, आज कौन कौन से काम करने हैं, मैं इतने से इतने ये कर लूंगा, इतने से ये कर लूंगा। ठीक है। अपने सारे कामों को डिवाइड कर दो, और सिर्फ सोचना नहीं है, उसे इम्प्लीमेंट भी करना है। सिर्फ सोचना इज नॉट अ टाइम मैनेजमेंट। एक बार सोच लिया तो उसे उतने टाइम में करके भी दिखाना है, देन इट इज इफेक्टिव प्लानिंग। देन सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, अपने गोल्स सेट कर लो कि मैंने इतने टाइम में ये वाला काम कंप्लीट करना है। अगर आपने सोच लिया एक बार, उसके बाद आप उस पे काम करना स्टार्ट कर जाओगे, तो आप जनरल सी बात है उस काम को कर भी लोगे। क्यों? क्योंकि आपका माइंड सेटअप ऐसा बना हुआ है कि हमने ये काम करना है। आप में से कभी नहीं आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने रात को सोचा था कि मैंने इतने बजे उठना है, तो अपने आप जाग खुल गई उतने टाइम पे, या उससे थोड़ी देर पहले जाग खुल गई? हुआ कभी किसी के नो साथ ऐसा? मैम। नहीं हुआ। ओहो। कभी ना अलार्म लगाया मैम। अलार्म लगाया, पर फिर भी अगर अलार्म ना बाय चांस अलार्म ना चले तो फिर आपको जाग आती है या नहीं आती? नहीं नहीं। नहीं आती। वेरी बैड, फिर तो बस आपकी मैम नींद किसी बहुत को मैंने आ ज्यादा। जानी
ठीक है, चलो कभी ऐसा करना, स्ट्रेस लेके सोना, ठीक है? सोच के सोना कि मैंने इतने बजे यार उठना है और हाल में मुझे ये काम करना है, तो आपको जाग आएगी, पक्का आएगी। जिस दिन हम सोच के सोते हैं उस दिन लेट ही उठते हैं। उस दिन फिर आप बाद में टेंशन फ्री हो जाते होगे ना, क्योंकि हमारे बेसिकली होता क्या है, कई होता है ऐसा, ठीक है? अगर आप सोच के सोओगे कि मैंने इतने बजे उठना है, तो आपको उस टाइम पे थोड़ी सी जाग तो जरूर आएगी। बाद में चाहे आप सोच के फिर सो जाओ, कोई बात नहीं, बाद में उठ जाऊंगा, अलार्म बजेगा तो उठूंगा, बट हाँ, थोड़ी-सी जाग ज़रूर खुलेगी आपकी उस टाइम पे। वो होता क्यों? वो बेसिकली हमारे माइंड में ना कुछ इंटरनल एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। हमारा माइंड हमारी जो कमांड्स हैं ना, उनको स्टोर करके रखता है। कमांड्स मीन हमारा माइंड हमारे जो भी थॉट्स हैं ना, उनको अपने अंदर स्टोर करके रखता है, और जब भी वो एग्ज़ैक्ट टाइम आने वाला होता है ना, उसके आस-पास का टाइम, तो उस टाइम पे हमारा माइंड हमें एक्टिव करवाता है। ठीक है? तो वो हमारे इसी चीज़ में आएगा कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हमने जब सेट किए हैं, तो हमारा माइंड चाहे अनकॉन्शियस हो, चाहे कॉन्शियस हो, हमें उसके बारे में अलर्ट देता ही देता है। आप चाहे उसको इग्नोर कर दो, बट देता है। अच्छा, अगर आपको नहीं ऐसा हुआ, कम से कम इतना आपके पेरेंट्स में से पूछ लेना किसी को, कभी अगर अलार्म ना चले, तो फिर भी उनको जाग आ जाती है टाइम पे उतने ही, तो वो कैसे आती है? वो इसी वजह से आती है क्योंकि उनका माइंड जो है वो उन्होंने सेटअप किया हुआ कि मैंने इतने बजे उठना है, तो उनके माइंड में एक चीज़ चलती रहती है कि मैंने उठना है इतने टाइम पे, तो जाग ही आती रहती है उस टाइम पे उनको, ठीक है? देन सेटिंग डेडलाइन्स, कुछ डेडलाइन सेट कर लो कि मैंने अगर इतने टाइम में ये काम कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो मैंने इस काम को आगे नहीं करना, बस छोड़ देना है, जितना हो गया, बाकी मैंने अगले काम का टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है? वो आएगा हमारा डेडलाइन्स में। अब डेडलाइन में बेस्ट एग्ज़ाम्पल आपकी हो सकती है, आपके जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, 3 आवर्स मिलते हैं आपको, ठीक है? उसमें आपको डेडलाइन है कि इतने बजे तक ही आपका पेपर सबमिट होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो वो हमारी डेडलाइन्स में आएगा, उसमें भी आपका टाइम मैनेज किया हुआ होता है उन्होंने कि 3 आवर्स ही मिलेंगे आपको। देन डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर ली है, तो हमें उस केस में भी आपको बेसिकली ये है कि अगर आप वर्क प्लेस पे हो कहीं पे, ठीक है, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो फुलफिल करनी है, बट अगर आपको कोई दूसरा पर्सन आगे काम बोलता है तो उसको नो कहना सीखो। क्यों? क्योंकि अगर आप सभी का काम करते रहोगे तो आपका खुद का काम डिले हो जाएगा। तो उस केस में अगर आप नो कहना सीखोगे, सामने वाले पर्सन को बताओ कि मेरा खुद का काम है अभी पेंडिंग, तो मैं आपका काम बाद में करवा सकता हूँ, ठीक है? तो ये एक गुड प्रैक्टिस है, ये आपको कोई पर्सन ऐसा नहीं बोलेगा कि तूने मुझे ना किया था ये काम करने के लिए। आप उसे बता सकते हो कि मैं खुद बिज़ी था, मेरा खुद का काम पेंडिंग था, तो मैं दूसरों का काम कैसे करवाता। देन प्रायोरिटाइजिंग द टास्क, जिस टास्क की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी मतलब जिस टास्क की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है, सबसे इम्पोर्टेंट टास्क जो भी है उसको सबसे पहले कर लो, ताकि बाद में डिले ना हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आपकी घर में कोई फंक्शन है, तो उस फंक्शन में जो भी मेजर टास्क होगा, जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, जिसके बिना हमारा फंक्शन होना नहीं है, वो वाला काम सबसे पहले करो, ठीक है? तो वो हमारे प्रायोरिटाइजिंग टास्क में आएगा। देन स्पेंडिंग राइट टाइम ऑन द राइट एक्टिविटी, ठीक एक्टिविटी पे ठीक टाइम करो, मतलब क्या है कि जिस टाइम पे कोई एक्टिविटी होनी चाहिए उसी टाइम पे करो। ऐसा ना हो कि आप किसी और एक्टिविटी का टाइम उस एक्टिविटी पे इन्वॉल्व कर दो। फॉर एग्जाम्पल, जिस टाइम पे आपको पढ़ना चाहिए था उस टाइम पे आप खेल रहे हो, जिस टाइम पे आपको खेलना चाहिए था उस टाइम पे आप पढ़ रहे हो, तो फिर ये तो ऐसी बात होगी ना कि पेपर खत्म होने के बाद आप पढ़ रहे हो उस पेपर के बारे में, ठीक? तो राइट टाइम आपने स्पेंड नहीं किया राइट एक्टिविटी के लिए, तो वो हमारी गलत एक्टिविटी हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट उसमें नहीं हुई होगी। तो ये कुछ हमारे टाइम मैनेजमेंट के फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है इफेक्टिव प्लानिंग, सेकंड है सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, थर्ड है सेटिंग डेडलाइन, थर्ड है डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिफ्थ है प्रायोरिटाइजिंग टास्क, एंड सिक्स इज स्पेंडिंग राइट टाइम ऑन राइट एक्टिविटी। ठीक है जी? ठीक है, कोई डाउट है यस मैम। तो पूछ लो, फिर आगे चलें हम। नो मैम। ठीक नो है। मैम। ओके, नेक्स्ट है हमारे कुछ टाइम मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस, कि क्या इम्पोर्टेंस है टाइम मैनेज करने की, ठीक है? तो हमने एक तो पढ़ लिया कि टाइम हमारा लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है? तो हमें उस लिमिटेड रिसोर्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक? तो
ये भी हमारी टाइम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस है। तो टाइम इज अ स्पेशल रिसोर्स दैट वी कैन नॉट स्टोर और सेव फॉर लेटर यूज। ये ऐसा रिसोर्स है जिसे हम स्टोर करके नहीं रख सकते, ना ही लेटर यूज के लिए कि मैं स्टोर करके रख देता हूँ किसी तिजोरी में डाल के बाद में यूज कर लूंगा, ऐसा नहीं है। टाइम चलता ही रहेगा, आप नहीं स्टोर कर सकते। देन मोस्ट पीपल फील लाइक दे हैव टू मच टू डू एंड नॉट इनफ टाइम। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा काम तो बहुत ज्यादा पड़ा है पर मेरे पास टाइम है नहीं। ठीक है, तो उस केस में क्या बोलेंगे कि हमारे पास टाइम कम है। ठीक है, बट एक्चुअल में वो अगर ऐसा फील कर रहे हैं तो वो अपने स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, अपनी रिलेशनशिप्स को खराब कर रहे हैं। ऐसा करने की बजाय अगर वो टाइम को डिवाइड करके अपने काम को स्पीडी करें तो वो काम कंप्लीट कर भी सकते हैं, अगर आपके पास कम टाइम है किसी लार्ज काम को करने के लिए। देन वी नीड टाइम टू गेट व्हाट वी वांट आउट ऑफ लाइफ। अगर हमें कुछ चाहिए अपनी लाइफ में तो उसके लिए हमें टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा। लाइक अपने अगर आपने कोई गोल अचीव करना है तो उस गोल को आपको टाइम देना ही पड़ेगा। देन टाइम मैनेजमेंट हेल्प अस टू सेट अप अवर प्रायोरिटीज। टाइम मैनेजमेंट हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करना बताते हैं और हमें इससे हमें प्रायोरिटीज फाइंड आउट करने भी पता चलती है कि कैसे हम किस काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, किस काम को सेकंड प्रायोरिटी दें। ठीक है, देन टाइम मैनेजमेंट हेल्प अस टू मेक कॉन्शियस चॉइसेस। ये हमने ध्यान से चॉइसेस करनी है कि दैट वी कैन स्पेंड मोर ऑफ अवर टाइम डूइंग थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल टू अस। मतलब जो चीजें इम्पोर्टेंट है और वैल्यूएबल है उसी को ज्यादा टाइम देना है। जो नहीं इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको ज्यादा टाइम नहीं देना। अ, अगर इसकी इजी एग्जांपल बताऊं तो ऐसा बोल सकते हो कि आपको क्वेश्चन पेपर में बोला था कि 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 6, बट उसके साथ 10 मार्क्स में आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जी। तो एक स्टूडेंट है जिसने 5 करके उसके बाद 1 जो करना था उसको कर दिया। दूसरा स्टूडेंट है उसने क्या किया, 5 तो करने थे, उसने सोचा चलो एक एक्स्ट्रा कर देता हूँ, अनइम्पोर्टेंट चीज कर देता हूँ। तो वो 6 क्वेश्चन करता रहा उसी फर्स्ट वाले स्लॉट का। जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था वो उसका छूट गया। तो वो उसने अपना टाइम वेस्ट किया एक क्वेश्चन करने के लिए जिसके उसको मार्क्स भी नहीं मिलने थे। then we can become more productive using improved time management skills। अगर हम अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव कर दें तो हमारी प्रोडक्टिविटी और भी बढ़ जाएगी। A certain degree of detachment and inner place are useful in managing our time effectively। ये यहाँ पे वही फैक्टर इन्होंने बताया कि अपने वर्क प्लेस पे नो कहना सीखो। अगर डिटैच कर भी रहे हो आप तो उस केस में भी आपको अपना टाइम मैनेज करने के लिए हेल्प मिलती है। ठीक है, ये हमारे की इम्पोर्टेंस टाइम मैनेजमेंट की। अब आगे हमारे कुछ टिप्स टाइम मैनेज करने के। सबसे पहले है हमारा क्रिएट ए डेली प्लान। डेली प्लान बनाओ, यूज ए कैलेंडर। कैलेंडर को यूज करो अपनी एक्टिविटीज को रखने के लिए। देन यूज एन ऑर्गेनाइजर। अब ऑर्गेनाइजर क्या है, इसमें हम कुछ लिस्ट बना देते हैं कि मैंने आज ये काम करने हैं। ठीक है, तो बेसिकली टू डू लिस्ट इन्होंने यहाँ पे लिख भी दिया। तो हमने ये काम आज करने हैं, जैसे जैसे काम होते रहते हैं उस काम को वो कट करते रहते हैं, जो काम पेंडिंग रहता है उसको हम कर देते हैं। तो वो हमारा इसमें आएगा। देन नो योर डेडलाइंस। अपनी डेडलाइंस का आपको पता होना चाहिए कि जो भी डेडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही टाइम करना है। जितनी डेडलाइन है उसके पहले पहले काम कंप्लीट करना है। देन लर्न टू से नो, फोकस करो एंड देन बैच सिमिलर टास्क टुगेदर। अगर इसके अलावा कुछ कुछ लिखना हो तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि प्रायोरिटाइज करो अपने टास्क को। अपने काम जो भी है उनको लिख लो जो भी करने वाले हैं। लर्न टू से नो तो हमने कर लिया। ठीक है, उसके अलावा जब भी हमने एक्ट करना है उससे पहले सोचो 2 मिनट। देन अपनी बैड हैबिट्स को आइडेंटिफाई करो एंड उनको ओवरकम करो यूजिंग टाइम मैनेजमेंट। कुछ गोल्स सेटअप करो, कुछ ऑब्जेक्टिव सेटअप करो और उनके अकॉर्डिंग ही अपना काम करो। दूसरे लोगों का काम करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। अपना काम पहले कंप्लीट करो उसके बाद दूसरों की हेल्प करो। ठीक है, ये कुछ टिप्स हैं हमारे टाइम मैनेजमेंट। क्लियर है? क्लियर है? नहीं क्लियर? क्लियर है मैम? यस मैम क्लियर। ओके, अब इसमें हमारे 3 क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर के। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है मैनेजिंग सेल्फ एट फिजिकल लेवल, एक्सप्लेन करो पूरा। वो 10 मार्क्स के लिए बनता है। देन सेकंड क्वेश्चन बनता है टाइम मैनेजमेंट का। ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है और 10 मार्क्स में भी आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसे प्रिपेयर करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली आता है हर बार।
देन थर्ड क्वेश्चन बनता है हमारा पर्सनल ग्रूमिंग को एक्सप्लेन करना है, तो ये भी 5 मार्क्स के लिए। पर्सनल ग्रूमिंग 5 मार्क्स के लिए, बाकी मैनेजिंग सेल्फ एट फिजिकल लेवल पूरा चैप्टर ही आ जाएगा उसमें, वो 10 मार्क्स के लिए। और टाइम मैनेजमेंट जो है वो भी 10 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 में भी आ सकता है। ठीक है जी। चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो भी पढ़ लिया करो कभी कभी। ठीक है, फिजिकल लेवल पे मैनेजिंग सेल्फ के क्या डेफिनेशन है, पर्सनल ग्रूमिंग कैसे होगी, फिजिकल हेल्थ कैसे कैसे करनी है, हाइजीन कैसा होगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये सारे पढ़ भी लेना। ये आपकी ईगल की बुक में से ही करवाया है मैंने, दूसरी बुक में से नहीं करवाया। अगर दूसरी बुक की पीडीएफ चाहिए होगी तो वो भी मैं सेंड कर दूंगी फॉर एक्स्ट्रा नोट्स। चाहिए या नहीं बता दो। मैम ये सेकंड बुक की पीडीएफ भेज देना मैम। ठीक है जी, मैं भेज दूंगी। चलो फिर, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो करें मीटिंग एंड, वैसे भी टाइम हो गया लेक्चर का। अटेंडेंस सभी ने सेंड कर दी है, अगर किसी ने नहीं सेंड करी तो कर दो सेंड। जिन्होंने सेंड कर दिया दे कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू।